Hello all, I welcome you all to my YouTube चैनल डिसिप्लिन लर्नर। और आज के इस सेशन में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये आपका जो यूपीपीएससी जेई का जो सिलेबस है उसका ये 6th यूनिट है, ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो हम इस टॉपिक की बाउंड्री बनाएंगे, सिलेबस इसकी एक सिलेबस बनाएंगे, हम बाउंड्री बनाएंगे कहाँ तक हमको कवर करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स होंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, कि हम कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस इसकी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में मेरे पास अंत तक, अगर आप इस टॉपिक को थोरली कवर करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री ऑफ द सिलेबस पे हम पहले बात करते हैं। इस पूरे सिलेबस को मैंने इस टॉपिक के सिलेबस को कुछ हिस्सों में बांटा है, तो उसको हम एक बार चेक करते हैं। जो सबसे पहले जो हमें पढ़ना चाहिए, दैट शुड बी वर्क प्लेस हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड एंड मिटिगेशन ऑफ दैट हैजार्ड इज नोन एज सेफ्टी। उसमें मैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक्सीडेंट्स, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क लाइक फायर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल हैजार्ड्स। एक इंडस्ट्री में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैजार्ड हो सकते हैं। उसमें से कुछ हैं फायर हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड एंड मैकेनिकल हैजार्ड। रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजीज, कि कैसे आपको रिस्क को असेस करना है। और लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्या है वर्क प्लेस हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन के। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है दैट विल बी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक। इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि ensuring employee health through safety standards and workplace ergonomics। ergonomics क्या होता है दोस्तों? बेसिकली इट डील्स विद ह्यूमन बॉडी पोजीशन एंड सेटिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ तो चेयर किस तरीके की होनी चाहिए। अगर मैं एक मशीन पर काम कर रहा हूँ तो उस मशीन से मेरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर मैं लेट अस सपोज अगर मैं डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ तो उससे मेरी जो आईज है, आईज का जो स्तर है वो किस लेवल पे होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ों को ergonomics कहते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो बल्कि एक पर्टिकुलर चैप्टर ही सेफ्टी के ऊपर दिया हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट में। एक चैप्टर ही पूरा सेफ्टी के ऊपर दिया हुआ है एंड द फैक्ट्री रूल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक विल बी फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा? एनाटॉमी ऑफ फायर, फायर ट्रायंगल क्या है, किन तीन चीज़ों के मिलने से फायर होती है। फायर टेट्राहेड्रॉन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशमेंट एंड सम important definitions like flash point, fire point, ignition temperature, auto ignition temperature, flammability range, fire drills and fire fighting equipments। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टर्मिनोलॉजी एक मतलब सेफ्टी के एस्पेक्ट में सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सब टॉपिक जो मैंने डिवाइस किया है, सब टॉपिक नंबर 3, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बाउंड्री पे जो चौथा मेरे हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स जो एक फैक्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम इमीडिएट मिसहैप, उनको कहते हैं हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स, दूसरे सेफ्टी गियर्स भी होते हैं और एक ब्रीदिंग अपरेटस भी होता है जिसको एससीबीए भी कहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस। इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, मशीन सेफ्टी प्रोसीजर टू एंश्योर सेफ यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। कैसे मशीनरी की मेंटेनेंस करनी चाहिए सेफ तरीके से ताकि उसकी लॉन्जेविटी बढ़े, ताकि मशीन पे हैजार्ड होने के चांसेस कम हो। इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग, अगर इमरजेंसी हो गई है, इतने सब एहतियात बरतने के बावजूद अगर इमरजेंसी हो गई है तो कैसे उस इमरजेंसी में हमें अपने रिस्पॉन्सेज देने चाहिए एक इंडस्ट्री को। उसमें म्यूचुअल एड पार्टनर्स का क्या रोल रहेगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहेगा और खुद इंडस्ट्री का क्या रोल रहेगा।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस तरीके से कंडक्ट किए जाने चाहिए, कितने घंटों के होने चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे होने चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। लास्ट एक मैंने टॉपिक रखा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड मिसलेनियस, कि इंडस्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कौन कौन से फॉलो करे जाते हैं, और मिसलेनियस चीजें जो कुछ भी रह जाएंगी वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इस सब्जेक्ट की बाउंड्री है। टॉपिक नंबर जो 6 है हमारा, उसके सब टॉपिक से 8 इनको हम कवर करेंगे। मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो इनपुट टू आउटपुट रेशो है वो मैक्सिमाइज की जा सके। इस ये जो सब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, डिसिप्लिन लर्नर नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल आएगा, ये लोगो आपको दिखेगा। आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, और आपको अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़े और हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट हम आते हैं कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें सेफ्टी पढ़नी चाहिए, क्यों इंडस्ट्रियल सेफ्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूज़ आर्टिकल मैंने शेयर किया है, उसमें क्या मेंशन करा गया, ओवर 400 वर्कर्स किल्ड इन इंडिया इन 2024 इन वर्क प्लेस। ऑफिशियली डेटा जो आपका कह रहा है कि 400 से ज़्यादा लोग तो 12 दिसंबर तक आपके डिमाइस हो चुके हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि एक्चुअली में हो सकता है द एक्चुअल नंबर आर प्रोबेबली सिग्निफिकेंटली हायर एज वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स आर अंडर रिपोर्टेड। कई इंडस्ट्रीज आउट ऑफ देयर जनरल प्रैक्टिस इन एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आपका ब्रांड एक इमेज दाव पर होती है, आपका आपके स्टेक होल्डर्स के साथ एक रिलेशनशिप दाव पर होता है। इस वजह से अंडर रिपोर्टिंग एक कॉमन फिनोमेना देखा गया है इंडस्ट्रीज में, बट स्टिल देयर आर पीपल लूजिंग देयर लाइव्स ड्यू टू सेफ्टी लकूना। यानी कि आप अगर थोड़े से और कॉन्शियस होते, थोड़े से और सेफ्टी के प्रति जागरूक होते, तो एक इंसान की जान बच सकती थी। दोस्तों, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली दैट इंसान, बट एक एक वर्कर पर उसकी फैमिली डिपेंडेंट होती है, तो एक उसका सोशल एनवायरनमेंट उस पर डिपेंडेंट होता है। तो हर एक वर्कर की जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसकी जान, एंड नॉट इवन जान, उसका इवन डिसेबलमेंट अभी अगर होना, मान लीजिए किसी का अगर हाथ में चोट आ गई और परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, तो वो भी अवॉइड करना, इस वजह से सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेफ्टी इंडस्ट्री में किन किन चीज़ों में हेल्प करती है। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन रेट। ऑब्वियसली अगर सेफ्टी अगर आप फॉलो करेंगे तो ब्रेक डाउन नहीं होगा और प्रोडक्शन रेट आपका इंप्रूव होगा। रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट, बिकॉज देयर इज ए कॉस्ट एसोसिएटेड विद लैक ऑफ सेफ्टी। अगर सेफ्टी में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट ब्रेकडाउन होगा या मैन पावर लॉस होगा, और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई जाएगी। रिड्यूसिंग डैमेज टू इक्विपमेंट एंड मशीनरी। प्रिवेंटिंग प्री मैच्योर डेथ ऑफ वर्कर। प्री मैच्योर डेथ ऑफ वर्कर को प्रिवेंट करना। टू एडवर्स ओपिनियन इन द पब्लिसिटी मीडिया विच अल्टीमेटली अफेक्ट मार्केट शेयर। इसका मतलब है कि मीडिया में हमारी एक एडवर्स पब्लिसिटी ना हो जाए, इंडस्ट्री एडवर्स पब्लिसिटी ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। अब हम आते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स क्या हैं, किस कारण से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या उनकी क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में देखते। देखिए हमें कोड से शुरुआत करते हैं दोस्तों इस चीज की। ये कोड भी ना सेल्फ डिफाइनिंग है, यहाँ से हमारा एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। एक्सीडेंट्स डू नॉट हैपन, दे आर कॉज्ड। इस कोड का मतलब ये है दोस्तों कि एक्सीडेंट अपने आप ही नहीं होते, ये किए जाते हैं, यानी कि देर आर स्पेसिफिक रीजंस कि एक्सीडेंट हुए हैं, और अगर रीजंस हैं तो उन रीजंस को मिटिगेट किया जा सकता है ना, उन रीजंस को मिटिगेट किया जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों क्या क्या फिर वो कारण है जिनके थ्रू एक्सीडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, मशीन से हमको खतरा हो सकता है। कई मशीनें इस तरीके से डिजाइन करी जा सकती है दैट दे आर नॉट सेफ टू ऑपरेट। अनसेफ फिजिकल कंडीशंस हो सकती है। फिजिकल कंडीशन का क्या मीनिंग है, यानी कि हमारी क्लोथिंग प्रॉपर नहीं है। एक मशीन जहाँ पे इक्विपमेंट्स, हमारे उस मशीन के जो इक्विपमेंट है वो मूविंग है, और वहाँ पे अगर आप लूज कपड़े पहन के गए हैं तो चांसेस है उस मशीन के अंदर आपका कपड़ा फंस जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स एक्सीडेंट कर सकते हैं। पर्सनल फैक्टर भी होते हैं दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज, आपको पता ही नहीं था कि एक मशीन को पर्टिकुलरली ऑपरेट कैसे करना है,
आपको यही नहीं पता था कि एक इलेक्ट्रिकल वायर जो है, इलेक्ट्रिकल वायर अगर है, उसके अंदर कितना करंट है, और उस करंट को हैंडल करने के लिए हमें कौन से ग्लव्स पहनने चाहिए, वो आपको नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से आपके साथ एक्सीडेंट हो गया। एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स, कोई केमिकल रखे थे हार्मफुल, जिनसे एक्सपोजर हो गया, है ना, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट क्या होते हैं दोस्तों? टाइप ऑफ एक्सीडेंट में जो इंपॉर्टेंट है, नियर मिस, माइनर एक्सीडेंट, नियर मिस, माइनर एक्सीडेंट, देन सीरियस एंड फेटल एक्सीडेंट। ठीक है, तो नियर मिस क्या है कि जहां से एक्सीडेंट हो सकता था बट हुआ नहीं, कुछ नुकसान हो सकता था बट हुआ नहीं। माइनर एक्सीडेंट क्या है कि माइनर इंजरीज हुई हैं, माइनर इंजरीज हुई जो कि फर्स्ट एड से हैंडल करी जा सकती है। जनरली ऐसा माना जाता है जनरली कि 48 आवर्स में अगर रिकवरी हो गई, अगर 48 आवर्स में रिकवरी हो गई तो इट वाज ए माइनर एक्सीडेंट, ऐसा माना जाता है। सीरियस एक्सीडेंट, मेजर इंजरीज हुई दैट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अगर 20 दिन या उससे ज़्यादा का अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है या किसी तरीके का रेस्ट देना पड़ा है एक एक वर्कर को, तो इट इज़ ए सीरियस एक्सीडेंट। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ी और 20 दिन से ज़्यादा रेस्ट देने की भी ज़रूरत पड़ी, तो एक उसका सीरियस एक्सीडेंट में काउंट किया जाएगा। फेटल, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि डेथ हो गई है, डिमाइस हो गया है एक इंडिविजुअल का या ज़्यादा इंडिविजुअल का, उसको कहते हैं फेटल एक्सीडेंट। जैसे अभी आपने लेटली सुना ही होगा कि एक सीएनजी टैंकर का ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पर कुछ लोगों का डिमाइस हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज फेटल एक्सीडेंट। अब अगला टॉपिक आता है दोस्तों कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि पोटेंशियल रिस्क क्या है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखेंगे कि फायर के रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रिकल को कैसे करना है, मैकेनिकल को कैसे करना है ना, और केमिकल है तो उसको कैसे करना है। इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया दोस्तों, अलग अलग तरीके के रिस्क और अलग अलग तरीके के रिस्क को आइडेंटिफाई करने में। तो सबसे पहला देखते हैं दोस्तों कि अगर फायर का अगर रिस्क है तो उसको कैसे हमें हैंडल करना है। तो देखिए दोस्तों, फायर का अगर रिस्क है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें रेगुलर फायर रिस्क असेसमेंट्स करने होंगे। रेगुलर, इनकी फ्रीक्वेंसी मंथली भी हो सकती है या बाई मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली भी हो सकती है। इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कैन ऑल्सो कॉज फायर, है ना, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को इंस्पेक्ट करो ताकि फायर रिस्क मिटिगेट किया जा सके। इवेलुएट स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल, मान लीजिए आपके पास एलपीजी स्टोर्ड है, सीएनजी स्टोर्ड है, पीएनजी स्टोर्ड है, आपको पता है कि दीज आर फ्लेमेबल आइटम्स, तो इनकी सेफ्टी इंश्योर करना है कि ये कहीं से लीक तो नहीं हो रहे हैं, लीकेज तो नहीं है, स्टोरेज इनकी प्रॉपर है या नहीं है, वो चीज़ चेक करना। रिव्यू फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को रिव्यू करना, इसमें क्या क्या आ जाते हैं दोस्तों? फायर इंजन आ जाते हैं, आपका वाटर आ जाता है जो कि फायर फाइटिंग के लिए काम आना है, फायर एक्सटिंग्विशर्स आ जाते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या फायर एक्सटिंग्विशर है, किस तरीके की आग किस फायर एक्सटिंग्विशर से डाउज होती है। असेस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हमारी है या नहीं है। अब मैं दोस्तों आपको एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल दिखाना चाहता हूँ जो कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क आइडेंटिफिकेशन में और एक्शन लेने में। फॉर एग्जांपल, ये एक पिरामिड है जिसपे हायरार्की ऑफ कंट्रोल दिखाया गया है कि अगर अगर केवल पीपीई से अगर काम चल जाए, सबसे पहले तो कोशिश करनी कि पीपीई से ही काम चल जाए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से काम चल जाए, तो उन कंट्रोल को लीस्ट इफेक्टिव में देखा जाता है। नेक्स्ट इज, अगर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, यानी कि जिस तरीके से लोग काम करते हैं उस काम को अगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई, थोड़ा सा चेंज किया जाए, ये एक इफेक्टिवनेस का नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर एक मशीन को, मान लीजिए बिल्कुल उस मशीन के क्लोज जाके काम कर रहा है, अगर आप उसको एसओपी बनाए कि नहीं आपको मिनिमम मशीन से 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो बनाना है, तो वो आपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बना दिया। सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि लोगों को हैजार्ड से दूर कर दो। कैसे दूर करा लोगों को हैजार्ड से? मान लीजिए आपने कोई केमिकल स्टोर करना है, केमिकल अगर स्टोर करना है,
एक केमिकल ये फ्लोर पर ऐसे ही गिरा रहे और यहाँ पर लोग हों, ठीक है, और दूसरा इस केमिकल को आपने कंटेन कर दिया एक बॉक्स में, है ना, यानी कि लोगों को आपने हैजार्ड से दूर कर दिया। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। अगला आ गया रिड्यूस द हैजार्ड, रिप्लेस कर दो हैजार्ड से। मान लीजिए अगर ये केमिकल फ्लेमेबल है, आपको यूज करना है, इसकी जगह क्या कोई मैं नॉन फ्लेमेबल केमिकल इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने प्रोसेस में? तो ये हो गया रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट इज एलिमिनेट, फिजिकली रिमूव ही कर दिया हैजार्ड को, यानी कि इस केमिकल के बिना ही क्या मेरा काम चल सकता है क्या? तो ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल है। इसमें लीस्ट इफेक्टिव होता है पीपी। क्यों पीपी? देखिए आपने ग्लव्स पहन लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हैजार्ड चला गया, क्योंकि हैजार्ड तो वहीं पे है। आप जैसे जैसे इफेक्टिव आपको होना, तो आपको वो हैजार्ड ही एलिमिनेट कर देना है। तो ये हो गया हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वो आपने हमने फायर रिस्क देखा, रेगुलर इक्विपमेंट ऑफ इंस्पेक्शन। अभी इंस्पेक्शन में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हिसाब से किया जाना चाहिए। हम स्टैंडर्ड्स आ गए, उन्हीं के हिसाब से इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। फिर आप चेकलिस्ट इसकी बना सकते हैं, डेली चेकलिस्ट, वीकली, मंथली। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जेएसए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जॉब सेफ्टी एनालिसिस। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप ना प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं, और उस प्रोसेस के ईच स्टेप, प्रोसेस लिया, प्रोसेस को ब्रेक डाउन करा। मान लीजिए ये प्रोसेस था, इसको ब्रेक डाउन करा कि ये 6 स्टेप से करना है, और हर स्टेप पे मैंने आइडेंटिफाई करना कि हैजार्ड क्या है, हैजार्ड क्या हो सकता है, हैजार्ड क्या हो सकता है, और उसको मिटिगेट करने के लिए क्या करना है। दैट इज नोन एज जॉब सेफ्टी एनालिसिस। एम्प्लॉय रिपोर्टिंग सिस्टम, ये क्या ह्यूमन इंटरवेंशन किया आपने कि भाई आप डेली सुबह बंदा मेरे पास आके एक बार मेरे को सारे सिस्टम की रिपोर्टिंग देगा कि वेदर ऑल इक्विपमेंट्स आर वर्किंग और नॉट। यूज ऑफ हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों आगे कि चेकलिस्ट किस तरीके से बनी जाती है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोटो सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोटो सिस्टम ये इलेक्ट्रिकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसमें ऐसा समझ लीजिए कि एक ताला चाबी का टाइप से अरेंजमेंट होता है। जैसे ये देखिए, ये अरेंजमेंट है, एक ताला चाबी का अरेंजमेंट होता है, जिसमें जिस, मान लीजिए ये आपका एक एक पैनल है, ठीक है, आपका मशीन कंट्रोल रूम में ये उनके पैनल हैं, अलग अलग मशीन के अलग अलग ये पैनल्स हैं। अब यहाँ पे पैनल्स पे आप इसको इलेक्ट्रिकली लॉक कर दोगे, इलेक्ट्रिकली लॉक कर दोगे, इसको कहा जाता है लोटो सिस्टम। लॉक आउट और सेफ्टी, लॉक आउट टैग आउट, लोटो सिस्टम का जो फुल फॉर्म है। और उसके ऊपर बाहर ये आप ये टैग लगा दोगे कि भाई डू नॉट ऑपरेटर ऑपरेट, देयर इज डेंजर। ये सारे लॉक्स हैं, इस तरीके के लॉक्स होते हैं। ये फोटो आप देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि व्हाट इज लोटो सिस्टम। लॉक आउट टैग आउट सिस्टम किस लिए इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो पीडीएफ है दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, और डिसिप्लिन लर्नर से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैकेनिकल रिस्क या मशीन से रिस्क क्या है और उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अगेन एक कंप्रीहेंसिव वर्कप्लेस इंस्पेक्शन, डेली आप अपनी एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, डेली अपनी आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि भाई इस चेकलिस्ट के हिसाब से मैंने इंस्पेक्शन करना है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि एक जो जॉब होनी है उसको ब्रेक डाउन करा स्टेप्स में, उनको स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने के बाद हर स्टेप पे क्या क्या हैजार्ड एसोसिएटेड है वो आपने चेक करा, और उस हैजार्ड को अवॉइड करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, वो जॉब सेफ्टी एनालिसिस हो गया। एम्प्लॉय कंसल्टेशन एंड फीडबैक, जो शॉप फ्लोर पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो मशीन्स पर काम कर रहे हैं, उन लोगों से फीडबैक लेना। भाई एक्चुअल में जो बंदा काम कर रहा है वो बहुत अच्छे से बता पाएगा ना कि इस मशीन में प्रॉब्लम क्या है, इस मशीन में अगर इंप्रूवमेंट मैंने करना है तो व्हाट कैन बी डन। तो इट इज इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय कंसल्टेशन एंड फीडबैक। रिव्यू ऑफ इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट, देखिए किसी भी इंडस्ट्री में ना एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, जहां पर आप अपनी नियर मिस भी
है ना, एक्सीडेंट भी हुए या माइनर हुआ मेजर हुआ, सारे रिपोर्ट करते हैं। उन रिपोर्ट में आप डिटेल में बताते हैं कि किस कारण से हुआ और क्या कारण है, किसकी तरीके से हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो उनको अच्छे से स्टडी करना और उनके हिसाब से एक्शन लेना। यूटिलाइजेशन ऑफ हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट, ये अभी हम आपको शो करेंगे कैसे हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना, उसकी चेकलिस्ट किस तरीके से होती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि मैकेनिकल और जो मशीन से रिलेटेड जो रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो फ्रेंड्स, जो हमने हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन जो चेकलिस्ट की बात करी थी, तो वो एक सैम्पल चेकलिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एक चेकलिस्ट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट की एक हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन साइट का नाम लिखा हुआ है, डेट मेंशन करी हुई है। देखिए इसमें चेकलिस्ट में क्या क्या मेंशन है, कौन कौन से कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, लैडर, हैवी इक्विपमेंट, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बैरिकेडिंग एंड फेंसिंग, फाइनल कमेंट्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या है, आर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइंस आर स्टेक्ड, यानी कि जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइंस है वो स्टेक्ड है या नहीं है। आर देयर एनी लाइव लूज इलेक्ट्रिक वायर्स, क्या कोई लाइव लूज इलेक्ट्रिक वायर है, अगर होगा तो टिक करेंगे, अदरवाइज क्रॉस करेंगे। और कोई स्पेशल कुछ मेंशन करना हो तो यहाँ मेंशन कर देंगे। लेटर्स के बारे में है, आर लेटर्स इन गुड कंडीशन, आर लेटर प्रॉपरली इंक्लाइंड एंड फुली ओपन व्हेन इन यूज। हैवी इक्विपमेंट के बारे में, इक्विपमेंट ऑपरेटिंग मैनुअल आर अवेलेबल और नॉट, टिक या क्रॉस। डज व्हील्स आर चोक्ड व्हेन रिक्वायर्ड, देखिए क्या होता है, ये जो हैवी इक्विपमेंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई मशीन है, नीचे उसके ये व्हील्स है, ये एक मशीन है, तो यहाँ पे एक वुडन वेज लगा देते हैं, वुडन वेज लगा देता है कि ये मोशन में ना आए, ताकि ये मोशन में ना आए, तो वुडन वेजेस लगा देते हैं। इनको हम कहते हैं व्हील चोक, ये व्हील के मोशन को चोक कर देते हैं। तो ये व्हील चोक हमने लगाए हुए हैं, नहीं लगाए हुए हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में, क्या वर्कर ने रेस्पिरेटरी मास्क पहने हैं, डज वर्कर यूज आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन में क्या, गॉगल्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सकवेशन एंड शोरिंग, इज एक्सकवेशन प्रॉपरली बैरिकेटेड और नॉट, बैरिकेड और फेंसिंग को लेके है, इज कंस्ट्रक्शन साइट प्रॉपरली फेंस्ड। अब होता है क्या दोस्तों, मान लो कंस्ट्रक्शन साइट है तो कहीं गड्ढे भी होंगे, तो क्या उन गड्ढों की हमने फेंसिंग करी हुई है, नहीं करी हुई है, तो वो एक मेंशन करना है। फाइनल कमेंट्स, इज कंस्ट्रक्शन साइट सेफ और नॉट, तो यहाँ पे फाइनल कमेंट्स हम दे देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक चेकलिस्ट होती है जो कि हमें मेंटेन करनी होती है साइट पर, है ना। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन यहाँ से हम कर सकते हैं, चेकलिस्ट बेस्ड हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर केमिकल हैजार्ड है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको प्लीज एक बार देखिएगा, ये जो सिंबल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन में क्या, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो ओशा की गाइडलाइंस है उसमें हैजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है ना, कि किस हैजार्ड को किस पिक्टोग्राफ से हमें दिखाना है। ठीक है। दूसरा, इम्प्लीमेंट प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस, इसके बारे में भी अभी देखेंगे प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस क्या चीज होती है। नेक्स्ट इज मेंटेन एंड अपडेटेड केमिकल इन्वेंट्री, ऐसा तो नहीं है कि कोई केमिकल है वो एक्सपायर हो गया है ना, अगर एक्सपायर हो गया तो इसको डिस्कार्ड करो और इसकी जगह नया लेके आओ। सिमिलरली यूटिलाइज सेफ्टी डेटा शीट, एक एक दोस्तों MSDS होती है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन, उसके कैसे उसको हैंडल करना है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है, सारे मेंशन होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट किस तरीके की होती है। तो एक हम ये पिक्टोग्राफ एंड हैजार्ड में ये सिंबल्स को ध्यान से देखते हैं कि इन सिंबल्स का क्या मीनिंग है। तो ये देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला, अगर ऐसा एक एक फिगर बनी हुई है, आप इसको स्क्वायर कह सकते हैं, है ना, डायमंड शेप जनरली कहते हैं। डायमंड शेप में अगर एक एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर ऐसे ये एक वाइट कलर का ऐसे स्टार शेप बनाया हुआ है, तो ये हेल्थ हैजार्ड को दिखाता है। ह्यूमन है, ह्यूमन की हेल्थ का इशू है, अब वो किस किस कंपोनेंट के की ऊपर ये लगाना चाहिए हमको, यानी कि कार्सिनोजेनिक मटेरियल अंदर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी हो सकती है, म्यूटाजेनिसिटी हो सकती है, रेस्पिरेटरी सैनिटाइजर हो सकते हैं, टारगेट ऑर्गन टॉक्सिसिटी, एस्पिरेशन टॉक्सिसिटी, यानी कि जो
हार्मफुल केमिकल्स है ह्यूमन हेल्थ को लेके, रेस्पिरेटरी को लेके, कार्सिनोजेनिक है, वहां पे हमें लगाना है। नेक्स्ट, ये तो देखिए कॉमन सेंस से हमें दिख ही रहा है कि एक डायमंड शेप के अंदर एक फ्लेम लगाई हुई है, तो जो भी हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं उसके बाहर ऐसा सिंबल होना चाहिए। सेल्फ हीटिंग मटेरियल हो, एमिट्स फ्लेमेबल गैसेस, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स, सेल्फ रिएक्टिव्स, उसके बाहर ये सिंबल लगाना चाहिए, सिंबल फ्लेम का है। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है डायमंड शेप के अंदर, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है, दैट इज इरिटेंट, स्किन एंड आई को इरिटेट कर सकता है, स्किन सेंसिटाइजर, अक्यूट टॉक्सिसिटी, हार्मफुल, नार्कोटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं उस केमिकल के, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को वो इफेक्ट कर सकता है, हैजार्डस टू ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर को हैजार्डस के लिए हैजार्डस है केमिकल, हालांकि जरूरी नहीं है कि ये मैंडेटरी हो ऐसा, है ना, तो उस हिसाब से हमें इसको टैकल करना है। देखिए, अगर ये डायमंड शेप के अंदर अगर ऐसी कोई सिलेंडर जैसी चीज बनी हुई है, तो यानी कि गैसेस अंडर प्रेशर है, गैस सिलेंडर है, और अगर एक डायमंड शेप के अंदर एक सेल टाइप बना हुआ है ना, देखिए देखिए सेल टाइप एक बना हुआ है, तो वो कोरोजन को दिखाता है कि भाई आई डैमेज कर सकता है, कोरोजिव टू मेटल्स जो इसके अंदर जो केमिकल है, स्किन पे कोरोजन इफेक्ट्स हो सकते हैं, बर्न्स कर सकता है स्किन को। और अगर ऐसे डायमंड शेप के अंदर की ऐसे एक्सप्लोजन टाइप का कुछ बना हुआ है, तो यानी कि भाई अंदर एक्सप्लोजिव्स हैं, है ना, सेल्फ रिएक्टिव्स हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स हैं। सिमिलरली, अगर ये डायमंड शेप के अंदर एक सर्कल बना हुआ, सर्कल पे फ्लेम्स बनी हुई है, तो वो ऑक्सीडाइजर्स हैं, सर्कल पे फ्लेम बनी हुई है तो ऑक्सीडाइजर्स हैं। अब सिमिलरली, अगर एक डायमंड शेप के अंदर देखिए पेड़ बना हुआ है ना, इधर कुछ वाटर बॉडीज एक्सेट्रा बनी हुई, बेसिकली एक एनवायरमेंट की फील दी हुई है, अगर ऐसी कोई चीज है तो यानी कि एक्वेटिक टॉक्सिसिटी है ना, ये एक्वेटिक टॉक्सिसिटी है, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। और ये तो देखिए दोस्तों, आपने बहुत कॉमन जगह देखा होगा कि स्कल एंड बोन अगर बना हुआ तो एक्यूट टॉक्सिसिटी है, फेटल, एक ऐसा केमिकल है जो कि फेटल हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं दोस्तों, इसको आप एक बार प्लीज दोबारा पोज करके और इसको दोबारा देखिए और इनको अपने नोट्स में रखिए और इनको अच्छे से रिमेंबर करना, क्योंकि ये सिंबल डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे जाते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमने बात करी थी कि प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस क्या है। प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस जो है, उसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हैजार्ड को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन उसकी हैजार्ड की एनालिसिस, देन डेवलपिंग रिकमेंडेशन, हैजार्ड को आइडेंटिफाई किया, हैजार्ड की एनालिसिस करी, उसके लिए रिकमेंडेशंस डेवलप किए, फिर एड्रेसिंग दोज रिकमेंडेशन। अब देखो, जरूरी तो नहीं है ना कि जितने भी रिकमेंडेशन आए सारे ऐसे रिकमेंडेशन थे दोज कैन बी अप्लाइड इन द फील्ड, है ना, तो उनकी एड्रेसिंग करी, उनमें से कौन कौन से अप्लाई आप कर सकते हैं, कौन से आप नहीं कर सकते हैं, और उनकी रीवैलिडेशन करी। तो दिस इज ए साइकिल, इस साइकिल से आपको एक सिमिलर एक साइकिल होती है PDCA साइकिल, डायमिंग्स की, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल, वो भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है ना। पहले हैजार्ड को आइडेंटिफाई कीजिए, हैजार्ड एनालिसिस, डेवलपिंग रिकमेंडेशन, एड्रेसिंग रिकमेंडेशन, रीवैलिडेशन। ये स्टेप्स दोस्तों आपको याद रखने हैं, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5। अब देखिए, जो हमने बात करी थी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, वो देखिए क्या होती है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, इसको हम देखेंगे अच्छे से। कुछ इस तरीके की एक शीट होती है जिसमें ना प्रोडक्ट का नेम होता है कि भाई इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट है। लेट अस सपोज, ये एग्जांपल के तौर पर है कि भाई इस प्रोडक्ट की हम मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट देख रहे हैं, उसके अंदर देखिए डिटेल क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस क्या है, वो हो गया। अब कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, और उसके अंदर हैजार्डस इंग्रेडिएंट क्या है, ये भी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में होता है। तो उसने बता दिया भाई एक्स केमिकल है, वाई केमिकल है, और इसमें नॉन हैजार्डस इंग्रेडिएंट्स भी कुछ हैं, है ना। तो ये उसके अंदर बताएगा कि केमिकल क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एलपीजी की बात करूँ, एलपीजी की मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है, तो आप कहेंगे जी उसमें ब्यूटेन होगा, है ना, प्रोपेन होगा, थोड़ा सा हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, इस प्रकार से अलग 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 केमिकल्स होंगे, वो सारा मेंशन किया जाएगा उसकी सेफ्टी डेटा शीट। अब देखिए क्या है, सेक्शन 3 में हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन है कि भाई प्राइमरी रूट्स ऑफ एंट्री क्या है, कैसे हैजार्ड क्रिएट कर सकता है। भाई अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो हैजार्ड कर सकता है ना, स्किन पे कांटेक्ट हो जाए, स्किन पे एब्जॉर्प्शन हो जाए, आई कांटेक्ट में आ जाए, इनहेलेशन, आप उसको स्मेल कर ले,
इंजेक्शन आप उसको अपनी फूड पाइप में अगर आप डाल ले आने की है ना, तो यहाँ से वो आपके अंदर एंटर कर सकता है और हैजार्ड क्रिएट कर सकता है। इमरजेंसी ओवरव्यू देखिए कि किस तरीके का ये है। वाइट कलर का है, ऑर्डरलेस है, ग्रेनुलर पाउडर है, कोरोसिव टू आईज, स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, dust corrosive to respiratory tract due to high pH of the product, release into water, surface water is harmful to aquatic life। पूरी उन्होंने क्या क्या इमरजेंसीज है, क्या क्या वो प्रोडक्ट हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है, यहाँ पे बता दी गई है ना मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में। ठीक है, अगर ओवर एक्सपोजर हो जाता है तो क्या क्या करेगा वो भी बता दी। अब देखिए मेडिकल कंडीशंस एग्रेवेटेड बाय एक्सपोजर, ये अभी इसकी नोन नहीं है। अब उसमें ये भी बता दें कि फर्स्ट एड मेजर्स में क्या क्या लेना है। अगर ये प्रोडक्ट ये हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है स्किन के कॉन्टैक्ट में, आई के कॉन्टैक्ट में, इनहेलेशन में, इंजेक्शन में, तो कैसे आपको फर्स्ट एड लेना है। स्किन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इमीडिएटली फ्लश स्किन विद प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, है ना। ये सारी डिटेल उसने दी है। सिमिलरली इसमें भी उसने डिटेल दे दी। अगर आपने इनहेलेशन, अगर आपने वो स्मेल कर लिया है तो remove to fresh air, if not breathing give artificial respiration, if breathing difficult give oxygen, seek medical attention। सिमिलरली आपने अगर इंजेक्शन अगर वो खा लिया है, do not induce vomiting, seek medical attention immediately, if person is fully conscious give cup full of water, never give anything by mouth to an unconscious person। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसमें देखिए क्या क्या बताया गया। पूरा उस प्रोडक्ट की कंपोजिशन बता दी गई, उस प्रोडक्ट के हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या है वो बता दिया गया, फर्स्ट एड मेजर्स क्या है ये भी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में बता दी गई। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट एक प्रोडक्ट के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको भी प्लीज़ आप देखिएगा। और हाँ, आप इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी आप ये हाईलाइटेड पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट एक जो रिस्क असेसमेंट हम करते हैं उसके बारे में देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट हम किस प्रकार से एक साइंटिफिक अप्रोच क्या है रिस्क को एसेस करने की। तो ये इसको रिस्क मैट्रिक्स कहते हैं, इसको कहते हैं रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स क्या चीज़ है उसको देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। रिस्क मैट्रिक्स में ये हो गया लाइक्लीहुड, इस तरफ हो गया कि कोई एक सिचुएशन कितने उसके चांस है होने के, और ये हो गए उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर वो सिचुएशन हो जाती है तो उसके कितने चांसेस हैं कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल अब लाइक्लीहुड में क्या होता है कि भाई रेयर है, यानी कि बहुत कम चांस है उसके होने के, लेट सपोज लेस देन 3% चांस है किसी भी इवेंट के होने के। सिमिलरली अनलाइकली हो गया 3 to 10% चांसेस, मॉडरेट हो गया 10 to 50%, लाइकली और सर्टेन, सर्टेन यानी कि होना ही है, जो भी इवेंट है वो होना ही है। ठीक है, तो आपने एक वाई एक्सिस पे लाइकलीहुड ले लिया, ठीक है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने एक्स एक्सिस पे लिए। फॉर एग्जांपल इनसिग्निफिकेंट आ गया कि यानी कि अगर हो भी जाता है कोई इवेंट तो रिस्क इज इजीली मिटिगेटेड बाय नॉर्मल डे टू डे प्रोसेस, यानी कि अगर वो रोज भी अगर हो रहा है उसके और उसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% भी है तो भी उस रिस्क को हम आराम से अवॉइड कर सकते हैं। माइनर में क्या हो गया कि डिलेज अप टू 10% ऑफ शेड्यूल, एडिशनल कॉस्ट ऑफ बजट अप टू 10%। सिमिलरली मॉडरेट का आ गया 30%, 30%, मेजर 50%, 50%, कैटास्ट्रॉफिक यानी कि भाई अगर ऐसा इवेंट अगर हो गया तो प्रोजेक्ट को अबेंडन ही करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा कि अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसके होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और अगर वो हो जाता है तो कैटास्ट्रॉफिक होगा, तो एक्सट्रीम में आ जाएगा, है ना। यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं और यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन बनाएं, अब इस सेल पे आपको मिलेंगे एक्सट्रीम। तो जहाँ जहाँ ये रेड है, जहाँ जहाँ ये रेड है वो सारे हाई रिस्क एरिया हैं, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। जहाँ जहाँ पे रेड है वो हमें अवॉइड करने चाहिए, वो सिचुएशन नहीं आने देनी चाहिए। तो ये एक साइंटिफिक क्वालिटेटिव तरीका है रिस्क को असेस करने का। कैसे एक दोबारा बताता हूँ, वाई एक्सिस पे लाइक्लीहुड है ना, और एक्स एक्सिस पे कॉन्सिक्वेंसेस। अगर किसी चीज़ के होने की लाइक्लीहुड की टेंडेंसी इज रेयर, ठीक है, और वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी इनसिग्निफिकेंट है, तो बहुत सेफ कंडीशन होगी, एक्सट्रीमली सेफ कंडीशन। किसी चीज़ के होने की अगर लाइक्लीहुड है 90% से ज़्यादा चांस है और वो चीज़ कैटास्ट्रॉफिक भी है तो वो होगी एक्सट्रीम, है ना।
यानी कि यहाँ तो टेंशन फ्री अपन एकदम कोई इशू नहीं है, और यहाँ टेंशन ही टेंशन है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए, यहाँ जहाँ जहाँ रेड मार्किंग है, जहाँ जहाँ रेड मार्किंग है, वहाँ वहाँ आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है, वो चीज़ आपने नहीं आने देनी है। तो इस तरीके से हम करते हैं रिस्क असेसमेंट। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ दोस्त समाप्त करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा? हमने एक्सीडेंट्स के बारे में देखा, हमने रिस्क के बारे में देखा, हमने अलग अलग तरीके के जो रिस्क असेसमेंट है उनको देखा। ठीक है, रिस्क असेसमेंट को देखा हमने, अलग अलग तरीके जो हैजार्ड हैं उनको हमने देखा, केमिकल हैजार्ड हो गया, ठीक है, मशीनी हैजार्ड हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, हमने इन सारे हैजार्ड्स के बारे में भी देखा। एक हमारा इसमें एक टॉपिक बच गया है इस चैप्टर में कि लीगल प्रोविजंस क्या है, लीगल प्रोविजंस क्या है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में हम 8 से 10 इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में लीगल प्रोविजंस ले लेंगे और 8 से 10 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जितना कंटेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस चीज़ का, ये दोस्तों सफिशिएंट है। आप यकीन मानिएगा, एट द एंड ऑफ द डे जब एग्ज़ाम आपके पास आ जाएगा तो आप यही चाहेंगे कि यार किसी भी सब्जेक्ट के ना मेरे पास, किसी भी टॉपिक के मेरे पास 10-15 पेजेस के ही नोट्स रह जाए एट मैक्स, जहाँ से मैं फटाफट रिवाइज कर सकूँ। इसको पढ़िए और इसको पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। और साथ में जो हम टेलीग्राम चैनल पर डेली हम एमसीक्यू डालते हैं, डेली एमसीक्यू डालते हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको सॉल्व कीजिए, है ना, उसको सॉल्व कीजिए। उसमें हम टेक्निकल भी डालते हैं और उसमें हम एप्टीट्यूड के भी डालते हैं। आप दोनों को सॉल्व कीजिए। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट दीजिएगा। वी विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी डाउट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।